अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोर्स स्टूडियो, जहां आप सीखते हैं आईटी एंड सीएस की स्किल्स बिल्कुल इजी एंड प्रैक्टिकल वे में। सीएसएस को हम यूज़ करते हैं एचटीएमएल के एलिमेंट्स को डेकोरेट करना, स्टाइल करना या तो फिर खूबसूरत करना। अब एचटीएमएल के जो भी एलिमेंट्स हम सीएसएस में टारगेट कर रहे होते हैं उसे हम सेलेक्टर्स कहते हैं। एचटीएमएल के एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना सेलेक्टर कहलाया जाता है सीएसएस की दुनिया में। डिफरेंट टाइप के तरीके होते हैं एचटीएमएल के एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना सीएसएस की दुनिया में, जिसमें से पहला तरीका आ जाता है बेसिक टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स। बेसिक टाइप्स ऑफ सिलेक्टर में टाइप सिलेक्टर होता है, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर और उसके बाद ग्रुपिंग सिलेक्टर। और ये सारे सिलेक्टर कुछ यूँ काम करते हैं जैसे कि एलिमेंट सिलेक्टर और एलिमेंट्स को टारगेट करना बाय देयर नेम। एलिमेंट्स को अगर बाय नेम टारगेट कर रहे हो तो हम कह सकते हैं कि ये टाइप सिलेक्टर है, जहाँ पे एलिमेंट की टाइप मैच हो जाता है वहाँ पे एलिमेंट सेलेक्ट हो जाता है, तो इसे हम एलिमेंट सिलेक्टर या तो फिर एलिमेंट टाइप सिलेक्टर कहलाते हैं। और यहाँ पे देखा जाए बॉडी को टारगेट किया बाय नेम और बाय टाइप, H1 को टारगेट किया गया है बाय नेम और बाय टाइप, इसी तरह बाकी एलिमेंट्स। तो अब तक आपको HTML के जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको बाय नेम टारगेट करना एलिमेंट सेलेक्टर कहलाया जाता या तो फिर टाइप सेलेक्टर कहलाया जाता। उसके जस्ट बाद आ जाता है आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर हम एलिमेंट्स को यूनिक आइडेंटिटी के बेस पे टारगेट कर रहे होते हैं और एलिमेंट्स को आप आईडी देते हो और उसके बाद CSS में उस आईडी के जस्ट आगे आप यहाँ पे हैश लगाते हो या तो फिर पाउंड का सिंबल लगाते हो। तो सबसे पहले आईडी का नाम आ जाता है और उसके बाद स्टार्ट में पाउंड का सिंबल, इसे हम कह रहे होते हैं आईडी सिलेक्टर। सेम इसी तरह क्लास सिलेक्टर होता है और क्लास सिलेक्टर में हम एलिमेंट्स को ग्रुप कर रहे होते हैं। आईडी सिलेक्टर सेम नाम के साथ कभी भी रिपीट नहीं हो सकता, ये यूनिक आइडेंटिटी होती है किसी भी एलिमेंट की, और अगर हमने कुछ यूनिक अप्लाई करना है किसी एलिमेंट पे तो वहाँ पे हम आईडी सिलेक्टर का यूज कर रहे होते हैं। और क्लास सिलेक्टर के थ्रू हम एलिमेंट्स को ग्रुप कर सकते हैं और इसके थ्रू हम एलिमेंट्स को यूनिक आइडेंटिटी के बेस पे भी टारगेट कर सकते हैं। तो मतलब इसमें कोई भी रूल नहीं होता, पर इसे बनाया गया है एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए। और सबसे पहले क्लास का नाम आ जाएगा और उसके जस्ट आगे आप डॉट लगाते हो, जैसे कि यहाँ पे हमें डॉट दिख रहा होगा। तो अगर आपको सीएसएस की दुनिया में कोई ऐसा नाम दिख जाता है जिसके सामने आपको डॉट मिले तो समझ लीजिए क्लास सिलेक्टर है, और क्लास सिलेक्टर के थ्रू भी हम एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर, और एट्रीब्यूट सिलेक्टर में हम एलिमेंट्स को उनके एट्रीब्यूट के बेस पे टारगेट कर रहे होते हैं। एट्रीब्यूट सिलेक्टर इतना कॉमन नहीं है, पर हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के ओल्ड प्रोजेक्ट को मेंटेन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, पर उसमें लोगों ने पहले से बहुत पुराना कोड लिखा हुआ है और उसमें हमें एट्रीब्यूट सिलेक्टर मिल जाता, तो वहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर को भी इस सीरीज में और इस लेक्चर में कवर करने वाले। तो एट्रीब्यूट सिलेक्टर में कुछ इस तरह से, जैसे कि एंकर बाय नेम टारगेट किया गया है, पर उसका एक एट्रीब्यूट भी बताया जा रहा कि कोई ऐसा एंकर जिसके पास टारगेट नाम का एट्रीब्यूट है उसका कलर रेड किया जाए। और सेम इसी तरह डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स होते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे कोड की तरफ और स्टेप बाय स्टेप इनको समझते। अब ये बेसिक टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स है, इसके अलावा और भी सिलेक्टर्स बाकी है, जैसे कि आपको रिलेशनल सिलेक्टर्स भी इस कोर्स में पढ़ाया जाएगा, सूडो क्लास सिलेक्टर्स, सूडो एलिमेंट सिलेक्टर्स, और लास्ट में पावर देखेंगे कि कौन सा सिलेक्टर कितना पावरफुल है, उसे सिलेक्टर स्पेसिफिसिटी कहा जाता। इस कोर्स में आपको सिलेक्टर्स का मास्टर बनाया जाएगा। फिलहाल जाते हैं यहाँ पे कोड की तरफ और हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक H1 और दिस इज हेडिंग 1। एक पैराग्राफ क्रिएट करते लॉरम के थ्रू, इसमें कुछ कंटेंट, और एक बटन क्रिएट करते और बटन के इनसाइड मुझे यहाँ पे सबमिट टेक्स्ट चाहिए। और जैसे ही हम यहाँ पे ये करली ब्रेसेस हटा के वापस लगा के इंटर करेंगे तो बटन भी क्रिएट हो चुकी होगी। राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर से इसे रन करते। अब सबसे पहले बॉडी को टारगेट करके इसका जो कलर है वो मुझे ब्लैक चाहिए। तो यहाँ पे हमने स्टाइल लिंक करना है, तो लिखते हैं लिंक :CSS, इंटर करते। कंट्रोल के साथ href पे क्लिक करेंगे क्योंकि ये फाइल मौजूद नहीं है, ये फाइल हमें क्रिएट करके दे देगा। और हमें यहाँ पे बॉडी टारगेट करना है, तो सबसे पहला हमारा जो सिलेक्टर है उसे हम टाइप सिलेक्टर या तो फिर एलिमेंट सिलेक्टर कह रहे होते। अब एलिमेंट और टाइप सिलेक्टर में हम डायरेक्ट एलिमेंट का नाम लेते हैं और फिर करली ब्रेसेस और यहाँ पे प्रॉपर्टी और वैल्यू, जिसे की वैल्यू पेयर भी कहा जाता, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड रेड किया जाए। तो यहाँ पे बैकग्राउंड रेड हुआ, पर हमें रेड नहीं ब्लैक चाहिए, तो होवर करके कलर चेंज करके ब्लैक करते, तो बैकग्राउंड ब्लैक हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमने H1 को टारगेट करना है, क्योंकि H1 का कलर हमने वाइट करना है, पैराग्राफ का कलर वाइट करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं H1, अपना जो कलर है वो वाइट कर लो। सेम इसी तरह हमने पैराग्राफ को भी टारगेट करना है, तो लिखेंगे पैराग्राफ, अपना जो कलर है वो वाइट कर लो। तो यहाँ पे पैराग्राफ और H1 दोनों का कलर वाइट हो चुका होगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो हम एलिमेंट्स को बाय नेम टारगेट कर रहे हैं। बॉडी एलिमेंट का नेम है, यहाँ पे भी बॉडी आ रही है और यहाँ पे भी बॉडी हम लिख रहे हैं। H1 एलिमेंट का नेम है, पैराग्राफ एलिमेंट का नेम है,
अब तक आपने जितने भी एलिमेंट्स सीखे हैं HTML की दुनिया में, वो सारे एलिमेंट्स अगर बाय नेम आप टारगेट करते हो तो उसे हम कहते हैं टाइप सेलेक्टर या तो फिर एलिमेंट सेलेक्टर। तो ये पहला सेलेक्टर था जिसे हम टाइप सेलेक्टर या तो फिर एलिमेंट सेलेक्टर कह रहे होते। दूसरा सेलेक्टर जो कि यहाँ पे रहेगा ग्रुपिंग सेलेक्टर। ग्रुपिंग सेलेक्टर का मतलब क्या होगा, इसमें हम कोड को बचत कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बटन जो लिखा हुआ आ रहा है इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक करते, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बटन, अपना जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक कर लो। एक चीज़ हमेशा याद रख लो, जब भी आप CSS लिख रहे हो तो HTML में देखा जाए एलिमेंट जहाँ पे आ रहा है वहीं पे अगर H1 पहले आ रहा है तो H1 का CSS पहले आना चाहिए, फिर पैराग्राफ का CSS आएगा, फिर बटन का CSS आएगा। अगर आप बटन का CSS पहले लिख रहे हैं, H1 का CSS बाद में लिख रहे हैं, तो कोड को आप मिक्स कर रहे हो। इससे आपका कोड उतना रीडेबल नहीं होगा और ये गुड प्रैक्टिस भी नहीं माना जाता। तो हमने हमेशा कुछ इसी तरह से रूल्स फॉलो करने, जिस टाइप के रूल्स हमें यहाँ पे दिख रहे होंगे। H1 पहले आ रहा है तो इसका CSS पहले आना चाहिए, बटन लास्ट में आ रहा है तो इसका CSS लास्ट में आना चाहिए। फिलहाल मैं यहाँ पे एक चीज़ समझाने के लिए बटन यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक कर लिया और बटन को मैंने टेक्स्ट कलर भी देना है, तो यहाँ पे लिखते हैं बटन, आप कलर भी उठा लो वाइट, और यहाँ पे देखा जाए तो बटन वाइट कलर और ब्लैक बैकग्राउंड उठा रहा होगा। अब देखा जाए तो इस कोड में हमारा जो कोड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, बैकग्राउंड कलर एक दफ़ा और ये दूसरी दफ़ा, 2 दफ़ा बैकग्राउंड कलर रिपीट हो रहा है, और सेम इसी तरह 3 दफ़ा कलर वाइट कलर वाइट कलर वाइट रिपीट हो रहा है। पर जो कोड जितना आप ज़्यादा रिपीट करोगे उसे मेंटेन करना उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इन फ्यूचर आपको 3 जगहों पे चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको वाइट कलर नहीं चाहिए, कोई और कलर चाहिए, तो 3 जगहों पे आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। पर ये काम आपका आसान कर लेता है ग्रुपिंग सेलेक्टर। ग्रुपिंग सेलेक्टर में हम एलिमेंट्स को, जो कि आपने एलिमेंट को सेम प्रॉपर्टी देना है, और एलिमेंट्स को हम ग्रुप कर सकते हैं कोमा सेपरेशन के थ्रू। जैसे कि सबसे पहले बॉडी और बटन, इन दोनों को हमने ग्रुप करना है, तो ग्रुप करने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉडी कोमा बटन, दोनों अपना जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक कर लो। तो यहाँ पे हमने 3 लाइन में वो काम कर लिया जो यहाँ पे 6 लाइनों में काम हो रहा था, और इसे मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा। अब भी हमें बॉडी और जो बटन है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिख रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 3 दफ़ा कलर आ रहा है, इसे भी शॉर्ट करना चाहेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा H1 और कोमा, फिर आ जाएगा दूसरा क्या था पैराग्राफ, फिर आ जाएगा बटन। आप तीनों अपना जो कलर है वो वाइट कर लो। तो इतना कोड, और ये रिप्लेस कर रहा है इतना सारा कोड, इसे हम डिलीट करते हैं और चले जाएंगे वापस वेबसाइट की तरफ। अब भी हमें वेबसाइट सेम दिख रहा होगा। तो कुछ इस तरह से हम एलिमेंट्स को ग्रुप करके उसमें जो भी कोड रिपीट हो रहा होगा उसे कम कर सकते। तो इसे हम कह रहे होते ग्रुपिंग सेलेक्टर। ग्रुपिंग सेलेक्टर में हमेशा हम कोमा का यूज़ करते, तो एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए कोमे का यूज़ किया जाता। पर मैंने फिलहाल यहाँ पे एलिमेंट का नाम लिया है। इन फ्यूचर यहाँ पे एलिमेंट का नाम हो सकता है, क्लास का नाम हो सकता है, आईडी का नाम हो सकता है, कुछ भी। पर आप यहाँ पे सिलेक्शन आगे भी सीखते जाओगे। नेक्स्ट समझते हैं आईडी सेलेक्टर को, और आईडी सेलेक्टर के लिए हम पाउंड का सिंबल यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे 3rd नंबर पे रखना चाहूँगा आईडी सेलेक्टर, और आईडी सेलेक्टर ज़ाहिर है आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी यूनिक होती है। तो हम यहाँ पे किसी एक एलिमेंट को एक आईडी दे देते हैं, जैसे कि H1 है। इस H1 को हम कहेंगे कि आपके पास एक आईडी होना चाहिए, इसके थ्रू आपको यूनिक स्टाइलिंग मिल रही होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आईडी, और इस आईडी के थ्रू मुझे इसका जो BG कलर है वो रेड करना है। अब इसे टारगेट कैसे करते हैं, मान लो ये आईडी हमने H1 को दे दी और ये इसका नाम है, इस नाम को हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद CSS में आईडी के सामने जैसे कि ये नाम है, और इसमें हम लिखते हैं कि बैकग्राउंड कलर रेड किया जाए। अब यहाँ पे जो BG रेड है, इस नाम का कोई भी एलिमेंट HTML की दुनिया में नहीं होता, तो ये क्या रहेगा, ये आईडी रहेगा। तो क्या आईडी यहाँ पे वैसे ही लिखा जाता? नहीं, वैसे सिर्फ और सिर्फ HTML के एलिमेंट्स को लिखा जाता। अगर आपको आईडी का नाम लिखना है तो इसके सामने आपको पाउंड का सिंबल यूज़ करना होगा। कुछ इस तरह से आईडी का नाम लिखा जाता है। तो जब भी आपको दिखे कि अच्छा एक नाम लिखा हुआ है और उसके सामने पाउंड का सिंबल, तो समझ लीजिए एक आईडी सेलेक्टर है, और ये एक यूनिक सेलेक्टर है। ये रिपीट नहीं होगा किसी और एलिमेंट के लिए। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ है, इसे भी आईडी देनी है, तो इसको भी आईडी दे सकते, पर BG में यहाँ पे रख लेता हूँ गोल्ड। मतलब इसे हमने कुछ अलग सा आईडी दे देनी है, वही सेम आईडी हम रिपीट नहीं कर सकते। ये रूल्स है। आईडी मतलब आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी यूनिक हो सकती है। फिलहाल वेबसाइट की तरफ चले जाते हैं, तो यहाँ पे जो H1 होगा उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका होगा। अब पैराग्राफ को भी हमने आईडी दी है, तो यहाँ पे लिखेंगे वापस हैश, और BG लिखते हैं गोल्ड, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर
गोल्ड रख लेते, तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर गोल्ड हो चुका होगा। पर मान लो मुझे यहाँ पे पैराग्राफ के लिए भी ये सेम रेड कलर चाहिए, तो फिर तो वहाँ पे हम आईडी यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्लास सेलेक्टर। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से सेलेक्ट करके कंट्रोल/कमेंट कर लेता हूँ। नेक्स्ट सेलेक्टर आ जाएगा क्लास सेलेक्टर, तो ये 4th नंबर पे आ जाएगा क्लास सेलेक्टर। और क्लास सेलेक्टर के थ्रू हम एक क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स पे लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया BG रेड, एक ऐसा क्लास जो कि किसी भी एलिमेंट को मिलने पे उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड कलर रेड, तो इसके थ्रू बैकग्राउंड कलर हम रेड कर रहे हैं। तो आ जाएंगे यहाँ पे कोड की तरफ, और ये आईडी हम इसे हटा सकते हैं, या तो फिर एक एलिमेंट के पास एक आईडी और मल्टीपल क्लासेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपके पास एक क्लास भी होना चाहिए जिसका नाम होगा BG रेड। तो यहाँ पे H1 का बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है, यही सेम बैकग्राउंड कलर इसे भी देना है, तो यहाँ पे इसे भी देंगे क्लास BG रेड। तो BG रेड नाम का क्लास इसे भी मिल चुका है। अब मान लो पैराग्राफ को मुझे बॉर्डर्स भी देने हैं, तो एक एलिमेंट के पास मल्टीपल क्लासेस भी हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक और क्लास देंगे इसे बॉर्डर नाम का। तो एक क्लास, फिर सेपरेट विद स्पेस और सेपरेशन विद स्पेस, फिर दूसरा क्लास। तो हम हमेशा क्लास को सेपरेट करते हैं स्पेस के थ्रू। और अब आ जाएंगे कोड की तरफ, और यहाँ पे लिखेंगे डॉट बॉर्डर नाम का क्लास, जिस एलिमेंट के पास भी है उसे बॉर्डर मिलने चाहिए 3 पिक्सल्स के सॉलिड रेड। वेबसाइट की तरफ चले जाओ, पहले से बैकग्राउंड रेड है तो रेड कलर हमें यहाँ पे नहीं दिखेगा, तो इसे करते हैं यहाँ पे वाइट, और यहाँ पे हमें वाइट कलर के बॉर्डर दिख जाएंगे। अब अगर बटन पे भी ये सेम चीज़ अप्लाई करनी है, तो आ जाएंगे यहाँ पे बटन को एक क्लास देंगे, और उस क्लास का नाम होगा बॉर्डर, तो इसे भी वाइट कलर के बॉर्डर मिल जाएंगे। तो ये थे ओवरऑल यहाँ पे क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर और ग्रुपिंग सेलेक्टर, 4 टाइप के सेलेक्टर्स हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। जब भी आपको कोई नाम दिखे और उस नाम के जस्ट आगे आपको डॉट दिखे, पैरेट दिखे, तो समझ ले ये एक क्लास सेलेक्टर है। और क्लास सेलेक्टर मल्टीपल एलिमेंट्स के पास सेम हो सकता है, या क्लास सेलेक्टर किसी एक एलिमेंट के पास यूनिक हो सकता है, इसके कोई रूल्स नहीं है। पर आईडी के रूल्स होते हैं कि ये वाली जो क्लास अगर किसी एलिमेंट के पास है, ये दूसरे एलिमेंट के पास कभी भी नहीं होना चाहिए। तो आईडी के ये रूल्स है, पर क्लास में कोई लिमिट नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। एक एलिमेंट के पास मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं, एक सिंगल एलिमेंट के पास एक सिंगल क्लास भी हो सकती है। नेक्स्ट समझते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स को, और एट्रीब्यूट सेलेक्टर यहाँ पे 5th नंबर पे आ जाएगा। तो ये रहेगा हमारा एट्रीब्यूट सेलेक्टर। और एट्रीब्यूट सेलेक्टर में सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स क्रिएट करते, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ है लोरम के थ्रू, इसमें कुछ कंटेंट। सेम इसी तरह एक और पैराग्राफ है, इसमें भी लोरम के थ्रू कुछ डमी टेक्स्ट। इसे यहाँ पे एक एट्रीब्यूट देंगे अलाइन नाम का, और कहेंगे कि अलाइन सेंटर कर लो। अब ये जो अलाइनमेंट नाम की प्रॉपर्टी है, ये हम CSS में भी आगे पढ़ने वाले। फिलहाल यहाँ पे भी इसे अलाइन दे देते हैं, और यहाँ पे कहेंगे कि इसे राइट अलाइनमेंट दे दो। तो 2 पैराग्राफ्स हमें यहाँ पे दिखने वाले, एक सेंटर अलाइनमेंट ले रहा होगा और दूसरा राइट अलाइनमेंट ले रहा होगा। अब हमें ये वाली पैराग्राफ टारगेट करना है, तो आ जाएंगे यहाँ पे स्टाइल की तरफ, और अगर मैं कह दूँ कि पैराग्राफ आप दोनों का कलर मुझे रेड चाहिए, तो जितने भी पैराग्राफ्स होंगे उनका कलर रेड हो जाएगा। पर मान लो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस वाले पैराग्राफ को टारगेट करना था, तो इस पैराग्राफ के पास यूनिक क्या है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसके पास एक एट्रीब्यूट है, तो इस एट्रीब्यूट के बेस पे भी इसे टारगेट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे P का मतलब सारे पैराग्राफ, तो ये पैराग्राफ भी यहाँ पे रेड कलर ले रहा है। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स, एट्रीब्यूट्स के लिए हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स का हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम कहते हैं कि वो पैराग्राफ जिसके पास अलाइन नाम का एट्रीब्यूट है उसका कलर सिर्फ रेड किया जाए। ये पैराग्राफ वापस नॉर्मल हो चुका है, पर सिर्फ और सिर्फ ये दोनों पैराग्राफ रेड कलर ले रहे हैं। वजह क्योंकि इन दोनों पैराग्राफ्स के पास यहाँ पे अलाइन नाम का एट्रीब्यूट है। पर अगर आप चाहते हैं ये वाला एलिमेंट टारगेट करना है, ये पैराग्राफ टारगेट करना है, तो हम यहाँ पे एट्रीब्यूट की वैल्यू भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू डबल कोट्स वो पैराग्राफ जिसके पास अलाइन नाम का एट्रीब्यूट है, और अलाइन नाम के एट्रीब्यूट के पास सेंटर नाम की वैल्यू है, उसका कलर रेड किया जाए। और अब आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ इस पैराग्राफ को यहाँ पे टारगेट किया गया है। पर अगर हमें ये वाली पैराग्राफ टारगेट करनी हो, तो उसके पास भी अलाइन नाम का एट्रीब्यूट है, पर वैल्यू उसके पास राइट है, तो हम यहाँ पे राइट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये वाली पैराग्राफ यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, तो इस टाइप के सिलेक्टर को हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर कह रहे होते हैं। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे एंकर्स को जनरेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंकर, और एंकर के पास यहाँ पे एक लिंक होगा https://google.com, और यहाँ पे लिखते हैं गूगल
और ये इनलाइन लेवल एलिमेंट है तो हमें लाइन चेंज करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं br एंकर और वापस यहाँ पे एक दफ़ा और इसे इंसर्ट करते हैं। तो इस दफ़ा हम यहाँ पे लिखेंगे https://google.com और यहाँ पे इसे एक और एट्रीब्यूट देंगे जिसका नाम होगा target_blank और इसमें भी यहाँ पे लिखेंगे गूगल और फिर एक दफ़ा हम लाइन चेंज करते हैं br से। अब यहाँ पे दो हमारे पास एंकर्स है और इनको टारगेट करना बहुत ही ईजी है। हम सिंपल ये लिख सकते हैं कि एंकर अपना जो कलर है या तो बैकग्राउंड कलर है वो रेड कर लो। तो एंकर्स के बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रेड हो चुके हैं। थोड़ा सा मज़ीद हम बॉटम की तरफ से बीआर्स को लगा लेते ताकि ये एंकर्स थोड़ा सा ऊपर दिखे। तो यहाँ पे दोनों एंकर्स अपना जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड कर रहे हैं। अब मान लें यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ वो एंकर टारगेट करना है जिसके पास ये वाली एट्रीब्यूट है टारगेट नाम की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वो एंकर टारगेट किया जाए, स्क्वायर ब्रैकेट्स में कहेंगे जिसके पास ये वाली एट्रीब्यूट है। तो सिर्फ और सिर्फ ये दूसरे एंकर का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो रहा है क्योंकि इसी के पास टारगेट नाम की एट्रीब्यूट मिली। अब यहाँ पे वापस कोड की तरफ आके मान लें मैं यहाँ पे फेसबुक का भी लिंक जनरेट करता हूँ और इन दोनों के बीच में भी यहाँ पे एक br लगा लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं facebook.com। अब इसमें ये टारगेट नाम की एट्रीब्यूट नहीं चाहिए होगी क्योंकि हम समझ चुके हैं कैसे एलिमेंट्स को उनके एट्रीब्यूट्स के बेस पे टारगेट कर सकते हैं। अब एक दफ़ा और इसे डुप्लिकेट करते हैं और इनके बीच में भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं br और यहाँ पे आ जाएगा फेसबुक और यहाँ पे भी आ जाएगा फेसबुक, पर ये facebook.com होगा और हम यहाँ पे लिखते हैं .pk और इसको कहते हैं यहाँ पे .in और यहाँ पे डिफरेंट एक्सटेंशंस के साथ हमें डिफरेंट एंकर्स मिल रहे होंगे और अब इन्हें टारगेट करते हैं किसी स्पेसिफिक वर्ड पे। आ जाएंगे यहाँ पे वापस CSS की तरफ। अब मान लो हमने सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट वाले लिंक को टारगेट करना है और ये फर्स्ट एंकर को टारगेट करना है, तो इसका जो भी एट्रीब्यूट होगा ये पूरा एट्रीब्यूट कॉपी करेंगे, Ctrl+C कॉपी और यहाँ पे आके कहेंगे कि टारगेट की जगह पे ये पेस्ट कर लो। और हम कह रहे हैं कोई ऐसा एंकर जिसके पास href में ये वाली वैल्यू होगी, जिसके पास href नाम का एट्रीब्यूट भी है और उसके href नाम के एट्रीब्यूट में ये वाली वैल्यू है, सिर्फ उसे टारगेट किया जाए। तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट गूगल का बैकग्राउंड कलर चेंज होता दिख जाएगा। पर अगर हमें ये वाला गूगल भी टारगेट करना है, मतलब ये दूसरा लिंक भी इसके साथ टारगेट करना है, तो दूसरे लिंक को भी टारगेट कर सकते हैं ईजी। अगर आप चाहते हैं कि href के इनसाइड अगर हम किसी स्पेसिफिक वर्ड को ढूंढना चाह रहे, लिंक चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर उसमें अगर कोई एक वर्ड मैच हो जाता है तो उस लिंक को टारगेट किया जाए, उस एंकर को टारगेट किया जाए, तो हम यहाँ पे इसके साथ एस्ट्रिक सिंबल यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ ऐड की प्रेस कर लो, href के सामने हमने यहाँ पे एस्ट्रिक और स्टार का सिंबल यूज़ कर लिया और यहाँ पे इनसाइड हम पूरा लिंक नहीं देंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम एक वर्ड टाइप कर सकते और हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा href जो कि ये वर्ड कंटेन करता हो, जिसके पास ये वाला वर्ड हो। वो लिंक छोटा हो सकता है, वो लिंक बड़ा हो सकता है, पर उसमें ढूंढा जाएगा कि ये वर्ड अगर मिलता है तो उस वाले एंकर को टारगेट किया जाएगा। तो देखा जाए यहाँ पे 2 गूगल टारगेट हो चुकी है। वजह सिंपल है क्योंकि इसमें भी इस वाले href में भी यहाँ पे गूगल नाम का वर्ड मैच हो रहा है और इस href में भी यहाँ पे गूगल नाम का वर्ड मैच हो रहा है। अब यहाँ पे दरमियान में किसी भी वर्ड को ढूंढ के हम यहाँ पे किसी भी एट्रीब्यूट के थ्रू एलिमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि किसी भी एट्रीब्यूट में स्टार्टिंग वैल्यू के बेस पे मुझे एलिमेंट को टारगेट करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक दफ़ा इस वाले गूगल को कमेंट करते हैं। कमेंट करने के बाद यहाँ पे वापस लिखेंगे एंकर और फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स और करली ब्रेसेस। यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, वापस हमें रेड चाहिए। अब बैकग्राउंड कलर यहाँ पे फॉर्मेट नहीं ले रहा क्योंकि हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट का जो सिंटैक्स है वो यूज़ किया, पर एट्रीब्यूट का नाम यहाँ पे नहीं दिया। अब नेक्स्ट हम वापस यहाँ पे कहना चाहेंगे कि href जो कि स्टार्ट होगा, शिफ्ट के साथ अगर आप 6 की प्रेस करते हो तो आपको ये कैरेट का सिंबल मिल जाता है, कैप का सिंबल मिल जाएगा। हम यहाँ पे इक्वल्स टू और इसके दरमियान में यहाँ पे कहेंगे कि वो href जो कि स्टार्ट होता है HTTPS से, उसका बैकग्राउंड कलर रेड किया जाए। फिलहाल कोड की तरफ अगर जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो हर एक href स्टार्ट हो रहा है HTTPS से, तो यहाँ पे सारे एंकर्स टारगेट हो जाएंगे क्योंकि सारे एंकर स्टार्ट हो रहे हैं HTTPS से। पर मान लें ये href में हम स्टार्ट में यहाँ पे फेसबुक को लेके आ जाते और अब हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि वो एंकर जो कि href की वैल्यू लेता हो, पर उसकी जो href की वैल्यू है वो स्टार्ट होता है फेसबुक नाम से या फेसबुक वर्ड से, सिर्फ उसी को टारगेट किया जाए। तो गौर कर ले वापस कोड में यहाँ पे ये सारे
एंकर स्टार्ट हो रहा है HTTPS से, पर ये वाहिद एंकर है जो कि स्टार्ट हो रहा है फेसबुक से, तो सिर्फ और सिर्फ इसी को टारगेट किया जाएगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इसी का बैकग्राउंड चेंज होते दिख रहा होगा। एक और सिलेक्टर है एट्रीब्यूट सिलेक्टर में, जिसमें हम एंड वैल्यू के बेस पे भी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं और एंकर्स को टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि ये href है और ये खत्म होता है .com पे, और ये .in पे खत्म हो रहा है, ये .com पे खत्म हो रहा है, और ये फिर .pk पे खत्म हो रहा है। तो मान ले मुझे इस वाले गूगल को टारगेट करना है या उस लिंक को टारगेट करना है जिन लिंक्स की लास्ट में .in आ रहा है। तो इसके लिए हम वापस आ जाते हैं कोड की तरफ, और इसे मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ। अब वापस सारे लिंक्स नॉर्मल आ रहे होंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे वापस लिखते हैं एंकर, और अपना जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड कर लो। फिलहाल यहाँ पे सारे एंकर्स बैकग्राउंड कलर रेड कर लेंगे, पर हम यहाँ पे वापस एट्रीब्यूट सेलेक्टर और एंकर को वापस हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स दे देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट के बेस पे एंकर को टारगेट करना, और यहाँ पे लिखेंगे href। अब जब आप स्टार्ट की वैल्यू फाइंड कर रहे थे तो स्टार्ट की वैल्यू के लिए आप कैरेट का सिंबल यूज़ कर रहे थे, और जब आपको कोई स्पेसिफिक वर्ड फाइंड करना है उस लिंक में तो उसके लिए आप यूज़ कर रहे थे एस्ट्रिक सिंबल। पर अगर आप चाहते हो कि मुझे एंड वैल्यू के बेस पे एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करना है, एंकर को सेलेक्ट करना है, तो डॉलर का सिंबल हम यूज़ करते हैं। डॉलर के सिंबल का मतलब होता है कि आगे जो भी वर्ड होगा वो वर्ड आपने हमेशा href के लास्ट में ढूंढना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं .com, डॉट भी हम लगा सकते हैं या तो सिर्फ कॉम लगा लेंगे भी, उसका मतलब होता है कि लास्ट वर्ड, तो .com। तो मतलब हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा एंकर जिसके पास href नाम की एट्रीब्यूट है और उसके href में लास्ट में .com आ रहा हो, उसे सिर्फ टारगेट किया जाए। तो यहाँ पे अगर कोड की तरफ जाएंगे तो ये गूगल और ये फेसबुक दोनों टारगेट हुए हैं, क्योंकि इनके लास्ट में यहाँ पे आ रहा होगा .com। तो इसके पास भी .com आ रहा है लास्ट में, और इसके पास भी .com आ रहा है लास्ट में, इसीलिए ये दोनों टारगेट हुए। .in वाले को टारगेट करना है तो हम यहाँ पे कहेंगे in। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दूसरे गूगल को टारगेट किया गया है जिसके href के लास्ट में .in आ रहा है। अब यहाँ पे हमें समझ आ चुका होगा कि हम कैसे कैसे एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, पर आप मल्टीपल सेलेक्टर्स को कंबाइन भी कर सकते हैं, कोई लिमिट्स नहीं होती। जैसे कि हम यहाँ पे एंड वैल्यू के बेस पे एलिमेंट को और एंकर को टारगेट कर रहे हैं कि href में अगर एंड वैल्यू .in मिल जाती है तो उसे टारगेट किया जाए, पर स्टार्ट वैल्यू भी बता सकते हैं। मैं वापस यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके href लिखूँगा, और यहाँ पे कैरेट का सिंबल, और फिर यहाँ पे आगे वैल्यू, और हम कह रहे होंगे कि ऐसा लिंक और ऐसा एंकर जो कि स्टार्ट होता है HTTPS पे और ख़त्म होता है .in पे, उसे टारगेट किया जाए। वेबसाइट की तरफ चले जाएंगे तो यहाँ पे ये सेकंड वाला गूगल जो कि यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है HTTPS से और ख़त्म हो रहा है .in पे। तो हम इस तरह मल्टीपल सेलेक्टर्स को कंबाइन करके भी एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। तो ये थे सारे आपके बेसिक टाइप्स ऑफ सेलेक्टर, जिसमें हमने टाइप सेलेक्टर और एलिमेंट सेलेक्टर समझा, ग्रुपिंग सेलेक्टर समझा, और उसके जस्ट बाद ID सेलेक्टर समझा, फिर क्लास सेलेक्टर समझा जिसमें डॉट की निशानदेही होती है, और उसके जस्ट बाद हमने एट्रीब्यूट सेलेक्टर समझा कि डायरेक्ट बाय एट्रीब्यूट नेम या तो एट्रीब्यूट विद गिवन वैल्यू हम टारगेट कर सकते हैं एलिमेंट को, या तो फिर हम यहाँ पे एट्रीब्यूट को स्टार्टिंग वैल्यू से या कंटेंट वैल्यू से या तो एंड वैल्यू से भी टारगेट कर सकते हैं। अगर एस्ट्रिक सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि इस href में और इस वाले एट्रीब्यूट में ढूंढ लो इस नाम का वर्ड। तो अगर ये लिंक छोटी आ रही हो या बड़ी आ रही हो, पर उसके इनसाइड सिर्फ और सिर्फ मतलब रहेगा इस वर्ड के साथ, जिस ही वर्ड मिला तो यहाँ पे ये वाला एंकर टारगेट हो जाएगा। अगर किसी एट्रीब्यूट के साथ हम ये कैरेट का सिंबल यूज़ करते हैं तो कैरेट के सिंबल का मतलब होता है कि इस href को देख लो, चाहे ये इसका लिंक छोटा हो या तो फिर बड़ा हो, पर इसके स्टार्टिंग वैल्यू से हमारा मतलब है। तो हम इस पॉइंट पे कह रहे हैं कि देख लो क्या ये href स्टार्ट होता है फेसबुक से, अगर स्टार्ट होता है फेसबुक से तो इसे टारगेट किया जाए। और इसी तरह हम एंड वैल्यू भी देख सकते हैं। तो हम कह रहे होंगे कि href में देख लो उसका लिंक छोटा हो या बड़ा हो, पर देख लो क्या वो ख़त्म होता है, डॉलर के सिंबल से हम बता रहे होते क्या वो ख़त्म होता है, एंड होता है .in से, और इस वाले वर्ड से। ये वर्ड कुछ भी हो सकता, डिपेंड करता आप किस टाइप का सिलेक्टर सेलेक्ट करने जा रहे हैं। क्या वो .in पे ख़त्म हो रहा है, अगर .in पे ख़त्म हो रहा है तो इस वाले एंकर को सेलेक्ट किया जाए। और सेम इसी तरह हम मल्टीपल सेलेक्टर्स को कंबाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम स्टार्टिंग वैल्यू भी बता रहे हैं कि href में देख लो क्या वो स्टार्ट होता है HTTPS से, और देख लो क्या वो ख़त्म होता है .in पे। दो सेलेक्टर्स को हमने कंबाइन करके एंकर को यहाँ पे टारगेट करना चाहा। नेक्स्ट समझते हैं रिलेशनल सेलेक्टर्स को।